हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज सीखेंगे हम सिंप्लेक्स मेथड। जो हमारा सिंप्लेक्स मेथड है वो कहाँ अप्लाई होता है, तो ये अप्लाई होता है हमारा सिंप्लेक्स मेथड जब हमारी कंडीशन मैक्सिमम हो। तो जो मैक्सिमम दिया गया है वो है z बराबर 5x1 प्लस 10x2 प्लस 8x3 और सब्जेक्ट टू कंस्टेंट दी गई है हमारी 3x1 जमा में 5x2 जमा में 2x3 वो लेस देन इक्वल टू 60 है और 4x1 जमा में 4x2 जमा में 4x3 वो लेस देन इक्वल टू 72 है और 2x1 जमा में 4x2 जमा में 5x3 वो लेस देन और इक्वल टू 100 है। और जो हमारी x1 x2 x3 की वैल्यू होती है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है। तब इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं सिंप्लेक्स मेथड। कब? जब हमारी कंडीशन मैक्सिमम हो तब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। वी इंट्रोड्यूस स्लैक वेरिएबल एंड कन्वर्ट द इनइक्वालिटी इनटू इक्वेशन। हम स्लैक वेरिएबल ऐड करते हैं मैक्सिमम में और इन इक्वेशंस में, ताकि जो हमारी ये इनइक्वालिटी है वो इक्वेशन में चेंज हो जाए। जो ये इनइक्वालिटी है इसको इक्वेशन में चेंज करने के लिए हम स्लैक वेरिएबल यूज करते हैं और जो स्लैक वेरिएबल होता है उसे डिनोट करते हैं एस से। तब हम स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे यहाँ पर। तब जो हमारी न्यू मैक्सिमम कंडीशन बनेगी वो बनेगी z बराबर 5x1 जमा में 10x2 जमा में 8x3 प्लस 0s1 जमा में 0s2 प्लस 0s3। जो हमारे स्लैक वेरिएबल होंगे जब हम उन्हें ऐड करेंगे मैक्सिमम कंडीशन में तो वो जीरो कोफिशिएंट के साथ ऐड होंगे। इसके साथ जीरो कोफिशिएंट के साथ। और जो हमारे सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट होंगी वो होंगी 3x1 जमा में 5x2 जमा में 2x3 जमा में s1। पहली कंडीशन में हमने s1 ऐड करा तो ये बन गया हमारे इक्वल टू 60 के। दूसरी में करेंगे हम s2, तीसरी में करेंगे s3 तो ये बनेगा हमारा 4x1 जमा में 4x2 जमा में 4x3 जमा में s2 बराबर 0। और थर्ड बनेगी 2x1 जमा में 4x2 जमा में 5x3 जमा में s3 बराबर 100। जो हमारी इनइक्वालिटी थी अब वो इक्वेशन में चेंज हो गई है। अब जो हमारे पहली इक्वेशन में जो हमारा s1 था, यहाँ पर जो हमारा s2 और s3 0 होगा, दूसरी के अंदर s1 और s3 0 होगा और थर्ड के अंदर s1 और s2 0 होगा। तब जो हमारी सिंप्लेक्स टेबल बनेगी वो इस प्रकार बनेगी। ये तो होगा हमारा, सबसे ऊपर तो होगा हमारा CJ यानी कोफिशिएंट ऑफ x1 x2 x3 s1 s2 s3। इनके कोफिशिएंट कितने हैं? 5 10 8 0 0 0। ये आया है हमारा मैक्सिमम से। जो हमारा मैक्सिमम दिया था z, ये कोफिशिएंट हैं x1 के x2 के s3 के s1 के s2 s3 के। तो हमने CJ से डिनोट कर दिया कोफिशिएंट ऑफ x1 x2 s3 और s1 s2 s3। तब यहाँ आते हैं हमारे बेसिक वेरिएबल। जो वी बेसिक वेरिएबल जिन्हें हम कंडीशन में ऐड करते हैं, तो हमने यहाँ पर ऐड करा था स्लैक वेरिएबल। कितने ऐड करते थे? 3 करते थे। तो वो s1 s2 s3 वो आए। और सॉल्यूशन वेरिएबल जो हमारा सॉल्यूशन था, पहली इक्वेशन का जो सॉल्यूशन था वो 60 था, दूसरी का 72 था, तीसरी का 100 था। तो ये थे हमारे सॉल्यूशन वेरिएबल 60 72 और 100। तब जो हमारी पहली जो ये इक्वेशन थी हमने उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करी 3x1 5 2 1 0 0। पहली थी 3 5 2 s1 यहाँ 1 था और हमने बताया था कि यहाँ पर s2 और s3 0 होंगे। तब जो पहली बनेगी हमारी बनेगी 3 5 2 1 0 0, क्योंकि यहाँ पर s2 और s3 0 था। और जो दूसरी होगी वो इस प्रकार होगी 4 4 4 0 1 0, क्योंकि यहाँ पर हमारी दूसरी में s1 और s3 0 था। तो s1 और s3 0। उसी प्रकार जो थर्ड इक्वेशन बनेगी वो होगी हमारी 2 4 5 0 0 1, क्योंकि जो थर्ड थी उसमें हमारे s1 और s2 0 था, ओनली s3 की वैल्यू 1 थी। अब इसे निकालने के बाद इन्हें निकालने के बाद हमें निकालनी पड़ती है वैल्यू ZJ की। जो हमारी ZJ की वैल्यू कैसे निकलती है? जो हमारी कोफिशिएंट है बेसिक वेरिएबल के s1 s2 s3 के जो कोफिशिएंट है वो 0 0 0 है। तो ZJ की वैल्यू इस प्रकार निकलेगी कि 0 का मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्यूशन में, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, प्लस 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 72 के साथ, प्लस 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। और इन सभी का जो सम होगा वो यहाँ पर होगा। इन सभी का सम करेंगे तो 0 आएगा। उसी प्रकार इन सभी की वैल्यू निकालेंगे ZJ की हम। तो 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 0 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, प्लस 0 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, प्लस 0 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, और इन सभी का सम यहाँ पर आएगा। फिर करेंगे हम 0 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, 0 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, 0 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, इन सम का सम यहाँ पर आएगा। उसी प्रकार x3 के लिए 0 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, 0 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, 0 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, इनका सम यहाँ पर आएगा। उसी प्रकार हम सभी की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और इनका सम यहाँ पर लिखेंगे। ये तो हमारी होगी ZJ की वैल्यू। अब हमें निकालनी पड़ती है ZJ के बाद CJ माइनस ZJ की वैल्यू। जो हमारे CJ था वो था 5 10 8 0 0 0 और ZJ था हमारा 0 0 0। अब हम क्या करेंगे? जो हमारे कोफिशिएंट थे x1 x2 s3 और s1 s2 s3, इन कोफिशिएंट्स में से ZJ को हम घटा देंगे। जब 5 में से हम 0 को घटाएंगे तो 5 आएगा, 10 में से 0 घटाएंगे तो 10 आएगा, 8 में से 0 घटाएंगे तो 8 आएगा, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 और 0 में से 0 माइनस करेंगे 0। जो हमारा CJ ये होता है, ZJ की वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी, और CJ माइनस ZJ होता है कि जो हमारा CJ है ये कोफिशिएंट्स ऑफ जो मैक्सिमम कंडीशन के थे उसमें से हम ZJ की वैल्यू घटा देंगे तो वो आएगा हमारा CJ माइनस ZJ। अब इसके बाद निकालते हैं मिनिमम रेशियो। मिनिमम रेशियो कैसे निकलता है? हम चेक करते हैं कि जो हमारा CJ माइनस ZJ है
इसमें से मैक्सिमम कौन है। तो यहाँ पर 5 है, 10 है, 8 है, 0 0 0 है। यहाँ पर सबसे मैक्सिमम कौन है, 10 है। तो 10 को हमने एरो लगा दिया और टिक कर दिया। तब हम चेक करेंगे कि जो हमारी x2 के लिए जो रो थी मैक्सिमम के लिए 10 के लिए 5 4 4। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा x ये आया था 5 4 4, हमने जो रो जो हमने कॉलम सेलेक्ट करी थी, इससे हम अपने सॉल्यूशन को भाग देंगे। जब हम 5 से 60 को भाग देंगे तो 12 बचेगा। जब हम 4 से 72 को भाग देंगे तो 18 बचेगा। और जब 4 से 100 को भाग देंगे तो 25 बचेगा। ये निकल आया हम मिनिमम रेशियो। मिनिमम रेशियो देखेंगे हम कि जो हमारी रो आई है 12 है, 18 है, 25 है, इनमें से मिनिमम कौन है। इनमें से सभी में से मिनिमम 12 है। तब हम देखेंगे जो हमारी कॉलम सेलेक्ट हुई थी और जो रो सेलेक्ट हुई है मिनिमम, तब उनमें से जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो कौन सा है। तब हम देखेंगे जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहाँ से और यहाँ से, तो वो क्या 5 है। तो हम इसको टिक कर लेंगे, 5 को कर लेंगे टिक। ये कैसे निकला, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा CJ माइनस ZJ से मैक्सिमम कौन है। मैक्सिमम था 10, तो इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और जितने भी इस कॉलम के एलिमेंट है तो उससे हम सॉल्यूशन को भाग देंगे। सॉल्यूशन वैल्यू को भाग देंगे, 5 से 60 को भाग देंगे 12 आया, 4 से 72 को भाग देंगे 18 आया, 4 से 100 को भाग देंगे 25 आएगा। इसको करने के बाद हमारा मिनिमम रेशियो निकला और हम चेक करेंगे जो हमारा मिनिमम रेशियो और कॉलम में मैक्सिमम वो इंटरसेक्टिंग कहाँ करता है। तो ये 5 पर करा, तब ये हमारा बन गया की एलिमेंट। अब हमारा काम होता है कि जो हमारा की एलिमेंट बनाए उसको तो बनाए हम 1। जो हमारा की एलिमेंट है इसको बनाएंगे 1, और इससे जो नीचे सभी हैं एलिमेंट्स 4 और 4, इन सभी का काम होता है 0 बनाना। क्या होता है, जो हमारा की एलिमेंट है उसको बनाएंगे हम 1, और उसके नीचे जितने भी एलिमेंट हैं 4 है, फिर 4 है, इनको बनाएंगे हम 0। तब हमारी नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बनेगी, वो देखते हैं कैसे बनेगी। अब आगे है, अब हमारी जो नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बनेगी वो इस प्रकार बनेगी। जो हमारे CJ रहेंगे यानी कोफिशिएंट्स वो तो हमारे सेम ही रहेंगे, 5 10 8 0 0 0, ये हमारे सेम ही रहेंगे। और बेसिक सॉल्यूशन और सॉल्यूशन वैल्यू ये हमारी चेंज होंगी, x1 x2 x3 s1 s2 s3, ये हमारे सेम रहेंगे और कंडीशन चेंज होंगी अंदर वाले सभी। अब जो हमारा इंटरसेक्टिंग एलिमेंट था, क्या था, इंटरसेक्टिंग एलिमेंट था हमारा 5, ये हमारा इंटरसेक्टिंग एलिमेंट था। तब हमारी जो सिलेक्ट वेरिएबल है s1 वो x2 से रिप्लेस हो जाएगा 5 से। तो इस x1 की जगह पर x2 आएगा और इसका कोफिशिएंट भी आएगा इसके साथ। यहाँ पर कोफिशिएंट 0 था s1 का, लेकिन जब ये x2 से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर x2 आएगा और इसका कोफिशिएंट 10 आएगा यहाँ पर। तब वो हमने चेंज कर दिया है कि जो हमारा s1 था उसको हमने x2 से चेंज कर दिया, उसका कोफिशिएंट 10 है, और s2 और s3 सेम था तो उसका कोफिशिएंट 0 0 रहेगा। अब जो हमारा सॉल्यूशन वैल्यू वो भी चेंज होंगी। तब जो हमारी पहली कंडीशन थी कि जो हमारी पहली की एलिमेंट था उसको 1 बनाना था, तो हमने 1 बनाने के लिए इसको क्या करा, हमने इसको 1 बनाने के लिए हमने इसको 5 से भाग दे दिया। जब हम इसे 5 से भाग देंगे तो इसमें भी 5 से भाग जाएगा, पूरी रो के अंदर 5 से भाग जाएगा। जब पूरी रो को 5 से भाग देंगे तो हमारे पास बचेगा, हमारे पास आएगा, जब 5 से 60 को भाग देंगे 12, 3/5, 1, 2/5, 1/5, 0 और 0। जब हमने पहली रो को 5 से भाग दे दिया, क्योंकि हमारा काम था कि जो हमारा की एलिमेंट है उसको 1 बनाना, तो इसलिए हमने 5 से भाग दे दिया, तो ये हमारा सॉल्यूशन वैल्यू चेंज हुई, 12 हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट काम था वो था हमारा कि इन एलिमेंट को 0 बनाना। इन एलिमेंट को 0 कैसे बनाएंगे, इन एलिमेंट को 0 इस प्रकार बनाएंगे कि जो हमारी पहली रो बनी थी उसका मल्टीप्लाई या उसमें ऑपरेशन लगा करके नीचे वाले के साथ माइनस करें या प्लस करें, इसको 0 बनाना हमें, इसको भी और इसको भी। तब इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी ये है इसमें हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से इसको घटा देंगे। इस रो में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और इस रो में से इसको घटा देंगे। क्या करेंगे, पहली रो में 4 का मल्टीप्लाई और दूसरी रो में से घटा देंगे। तब इस रो में से इसको हम घटा देंगे। आपको ये नहीं देखना इस रो को, जो हमारी नई रो बनी थी उस रो को हमें देखना है। तब हम अपनी दूसरी रो में से उसको घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा, यहाँ पर आएगा 24, यहाँ पर आएगा 8/4, यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर आएगा 12/5, यहाँ माइनस के 4/5, 1 और 0। उसी प्रकार अब क्या करेंगे, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारी थर्ड रो थी उसमें से इसको घटा देंगे। हमारी थर्ड रो ये थी, इसको काम था हमारा 0 बनाना। तब हम इस रो में से इसको घटा देंगे, जो हमने नई बनाई थी इसमें से उसको घटा देंगे, जब हमारी ये 1 बन गई थी इस रो में से इसको घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा, हमारे पास होगा, यहाँ होगा 52, यहाँ होगा माइनस के 2/5, 0, 17/5, माइनस 4/5, 0 और 1। अब हमें निकालनी है ZJ की वैल्यू। ZJ की वैल्यू कैसे निकलती है, जो हमारे कोफिशिएंट होते हैं x1 s2 s3 के, उनका मल्टीप्लाई करते हैं हम सॉल्यूशन वैल्यू के साथ। जैसे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, प्लस 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 24 के साथ, प्लस 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 52 के साथ, और इनका जो सम करेंगे तब आएगा 120, वो है हमारा ZJ की वैल्यू। उसी प्रकार अब हमें इन सभी की वैल्यू निकालनी है। तब हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे
3/5 के साथ, प्लस 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 8/5 के साथ, प्लस 0 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 2/5 के साथ, और इनका मल्टीप्लाई करने के बाद जो सम आएगा वो आया हमारा 6। उसी प्रकार x2 के लिए 10 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ, 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ, और इनका सम करेंगे वो 10 आएगा। उसी प्रकार 10 का मल्टीप्लाई 2/5 के साथ, 0 का मल्टीप्लाई 12/5 के साथ और 0 का मल्टीप्लाई 17/5 के साथ, इनका सम करेंगे वो 4 आएगा। फिर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 के साथ, 0 का मल्टीप्लाई 0, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे इसका 0, तो ये बनेगा हमारा 2। उसी प्रकार हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, तो वो 0 आएगा। और इसका 10 का मल्टीप्लाई 0 के साथ, 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ, 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ, वो 0 आएगा। तो ये निकल चुकी है हमारी ZJ की वैल्यू। अब निकालना होता है हमें ZJ का बाद CJ माइनस ZJ। CJ हमारे ये थे, ZJ हमारी वैल्यू ये निकल गई है। अब हम क्या करेंगे, CJ में से ZJ को घटा देंगे। जब 5 में से 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा -1, 10 में से 10 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 0, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 0 में से 2 घटाएंगे तो -2, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, और 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0। ये निकल चुकी है हमारी CJ माइनस ZJ की वैल्यू। CJ में से ZJ को माइनस करके हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद निकालते हैं मिनिमम रेशियो। मिनिमम रेशियो निकलता है हमारा, हम चेक करते हैं कि जो CJ माइनस ZJ है इनमें से मैक्सिमम कौन है। यहाँ से मैक्सिमम है हमारा 4, तो हम उसको एरो लगा देंगे और उस कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारी ये कॉलम सिलेक्ट हो चुकी है। अब हम चेक करेंगे, ये तो हमारा CJ माइनस ZJ में से मैक्सिमम। अब जो हमारी ये कॉलम सेलेक्ट हुई है इससे हम अपने सॉल्यूशन को भाग देंगे, सॉल्यूशन वैल्यू को। जब 2/5 से हम 12 को भाग देंगे तो हमारे पास बचेगा 30। जब 12/5 को 24 से भाग देंगे, जब 24 को 12/5 से भाग देंगे तो बचेगा 10, और जब 52 को 17/5 से भाग देंगे तो बनेगा 260/17। क्या करते हैं, जो हमारा CJ माइनस ZJ होता है वहां से जो हमारा मैक्सिमम होता है उसको सिलेक्ट करा, और ये हमारी कॉलम सेलेक्ट हुई। कॉलम सेलेक्ट होने के बाद जो हमारा सॉल्यूशन है उसको भाग देते हैं हम इससे। तो 12 को 2/5 से भाग देंगे, 24 को 12/5 से भाग देंगे, और 52 को 17/5 से भाग देंगे, तब हमारे पास मिनिमम रेशियो आता है 30, 10 और 260/17। अब हम चेक करते हैं कि इनमें से सबसे मिनिमम कौन है। तो यहाँ से जो सबसे मिनिमम है वो है 10, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और रो हमने दे दिया। अब चेक करते हैं कि जो हमारा मिनिमम रेशियो रो में से आया है और जो मैक्सिमम है कॉलम में से, वहाँ इंटरसेक्टिंग किस पर करता है। तो हमारा ये इंटरसेक्टिंग करता है 12/5 पर। किस पर करता है, 12/5 पर। तो हमने इसको की एलिमेंट ले लिया। इंटरसेक्टिंग क्या, 12/5, इसको की एलिमेंट ले लिया। तब हमारा काम क्या होता है, जो हमारा की एलिमेंट बना है उसको 1 बनाना, की एलिमेंट को 1 बनाना, और उससे ऊपर और उससे नीचे वाले टर्म को 0 बनाना। क्या होता है, की एलिमेंट को तो 1 बनाएंगे, उससे ऊपर वाले एलिमेंट और उससे नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाएंगे। तब हम क्या करेंगे, जो हमारी ये है इसको हम 12/5 से भाग दे देंगे। इस पूरी रो को 12/5 से भाग दे देंगे, सॉल्यूशन को भी, इसको भी, इसको भी, इन सभी को। तब हमारा सेलेक्ट हुआ है ये कॉलम। अब ये x3 है वो रिप्लेस कर देगा हमारा s2 को। क्या करेगा, x3 s2 को रिप्लेस कर देगा। तब हमारे जो बेसिक वेरिएबल बनेंगे और जो सिंपलेक्स टेबल बनेगी वो बनेगी हमारी। जो CJ की वैल्यू रहेगी वो तो सेम रहेगी 5, 10, 8, 0, 0, 0, और ये हमारा बेसिक वेरिएबल होगा। x2 हमारा पहले था, अब हमने s2 को s3 से रिप्लेस कर दिया। क्या कर दिया, इस s2 को s3 से रिप्लेस कर दिया। तब हमारे पास बचेगा x3 और उसका कोफिशिएंट है 8, और यहाँ s3 है उसका कोफिशिएंट 0 है। तब हमारे सॉल्यूशन वैल्यू चेंज होगा और हमारी मैट्रिक्स भी चेंज होगी। तब जब इसकी एलिमेंट को जब हम 1 बनाएंगे तो इसको 5/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तब हमारी रो होगी 10, 2/3, 0, 1, -1/3 और 5/12 और 0। क्या अगर हमने 5/12 से इसको भाग दे दिया, इस पूरी टर्म को 1 बाई 1 5/12 से भाग दे दिया, तो हमारे पास बच गया ये। अब जो हमारे इससे ऊपर है एलिमेंट उसको 0 बनाएंगे और इससे नीचे को 0 बनाएंगे। तो वो कैसे बनेगा, जो हमारा ए है ऑपरेशन लगाएंगे हम इसके अंदर। क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जब इस टर्म में हम 2/5 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें 2/5 का मल्टीप्लाई और इसमें से इसको घटाएंगे, तो ये हमारी 0 बन जाएगी। और जब इस पूरी में 2/5 का मल्टीप्लाई करा और इसमें से घटाया, तो हमारे पास बचेगा 8, 1/3, 1, 0, 1/3, -1/6 और 0। ये तो हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। अब नेक्स्ट काम था कि हमारा इसको 0 बनाए। इसको 0 कैसे बनाएंगे, जब हम इसमें इस रो को 17/5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से इसको माइनस कर देंगे। 17/5 से मल्टीप्लाई, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, किसको, इसको, इसमें से माइनस। तब हमारे पास बचेगा 18 माइनस के 8/3, 0, 0, 1/3, माइनस के 17/12 और 1। अब ZJ की वैल्यू निकालेंगे। ZJ की वैल्यू कैसे निकलती है हमारी, जो 10 है इनका कोफिशिएंट है x2, x3 और s3 का। तो हम क्या करते हैं, 10 का मल्टीप्लाई 8 के साथ करते हैं सॉल्यूशन वैल्यू के साथ, 8 का मल्टीप्लाई 10 के साथ करते हैं, 0 का मल्टीप्लाई 18 के साथ करते हैं। तो इन सभी का जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 का 8 के साथ प्लस 8 का 10 के साथ प्लस 0 का 18 के साथ प्लस उन सभी का जो सम आएगा वो 160 है। ये हमारी ZJ की वैल्यू।
उसी प्रकार 10 का मल्टीप्लाई 1/3 के साथ, 8 का मल्टीप्लाई 2/3 के साथ, 0 का मल्टीप्लाई माइनस का 8/3 के साथ और इनका सम 26/3। फिर 10 का मल्टीप्लाई 0 के साथ, 8 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ, इनका सम 8। उसी प्रकार सभी का मल्टीप्लाई करेंगे और उनका सम लिखते चले जाएंगे। ये होगी हमारी ZJ की वैल्यू। जब ZJ की वैल्यू निकलती है फिर निकालते हैं हम CJ माइनस ZJ। ये तो हमारी CJ होती है, ये हमारी ZJ है। ZJ की वैल्यू निकल चुकी है, तब CJ माइनस ZJ निकलेगा हमारा। CJ में से ZJ को माइनस करेंगे। जब 5 में से 26/3 को माइनस करेंगे तो माइनस के 11/3। 10 में से 10 को माइनस करेंगे 0। 8 में से 8 माइनस करेंगे 0। 0 में से 2/3 माइनस करेंगे -2/3। 0 में से 5/3 माइनस करेंगे माइनस के 5/3 और 0 में से 0 माइनस करेंगे 0। अब जो हमारा सॉल्यूशन यहाँ पर निकल चुका है, जो हमारे मैक्सिमम कंडीशन होती है, इस प्रकार की कंडीशन जो हमारी होती है मैक्सिमम, वहां पर हमें सॉल्यूशन निकालना होता है। जो हमारा CJ माइनस ZJ की वैल्यू है, यदि वो 0 आए और सारी वैल्यू नेगेटिव में आए, तब हमारा वहां पर सिंप्लेक्स टेबल कंप्लीट हो जाती है। तो हमारी यहाँ पर सभी वैल्यू 0 है और माइनस में है, तब हमारा जो सिंप्लेक्स टेबल है वो कंप्लीट होती है। इसके आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि यहीं से हमारा सॉल्यूशन निकलेगा। अब जो हमारा x2 x3 h3 और सॉल्यूशन वैल्यू, तब यहाँ से हमारी x2 की वैल्यू निकलेगी 8, x3 की वैल्यू निकलेगी 10, h3 की वैल्यू निकलेगी 18 और यहाँ से x1 की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। सिंस CJ माइनस ZJ वो लेस देन और इक्वल टू 0 है, कि CJ माइनस ZJ की वैल्यू वो नेगेटिव है और 0 है सभी। देन ऑप्टिमम सॉल्यूशन, जो हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा, x1 तो 0 है, x2 8 है, x3 10 है, x3 10 और h3 18। हैंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी Z की वो कितनी थी 160। जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ZJ वो 160 थी। हमें यही निकालना होता है। यहाँ पर होता है हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन सिंप्लेक्स टेबल का। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।